Hey everyone, how are you? I hope you will be fine. This side Ashli Wali and welcome back to once again my YouTube channel. If you people are watching this video first time, please go and subscribe it so that I can continue these kinds of videos. So dear student, in the last class we had completed first chapter of your NCERT Maths of class 9. In this video session we are going to start introduction class of second chapter of your maths, which is polynomial. So without doing late, let's begin with the first part of the introduction. सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे कांस्टेंट। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी फॉर्मूलों का यूज करना है हमको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट? तो कांस्टेंट होता है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल, भाई 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, कोई भी काउंटिंग लिख रहे हैं या कुछ भी हम लिखते हैं, वो एक तरीके का सिंबल होता है। तो ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, हमने लिखा 5 - 2 5/7, या पाई भी मैंने लिख रखा है बिकॉज पाई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 22/7 होता है। जहां भी हम पाई का यूज करते हैं वहां हम लिखते हैं 22/7, पर वो वैल्यू बदलती नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, पाई को भी एक कांस्टेंट है। तो आई होप आपको कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट। इसमें एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को बोला जाता है कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या होता है, अ सिंबल व्हिच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगे वो वेरी कर सकते हैं। हो सकता है हमने कि कोई वेरिएबल x कंसिडर किया तो x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा सिंबल जिसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं उसको बोला जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है, जैसे हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला जानते हैं, c = 2πr। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। इसमें अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी ऊपर आपको यहाँ पे बताया कि 2 या -2 जो है वो कांस्टेंट होता है। पाई को भी मैंने बताया कांस्टेंट होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है। 2 की भी वैल्यू 2 बदलेगा नहीं, वो 2 ही रहेगा। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई ही रहेगा, वो 22/7 ही वैल्यू देगा अपनी वैल्यू, वो चेंज नहीं करेगा अपनी वैल्यू। यहाँ चेंज अगर होने वाला है तो रेडियस की वैल्यू चेंज होने वाली है। अगर हम छोटा सर्कल बनाते हैं तो उसका रेडियस छोटा होगा, बड़ा सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस बड़ा होगा। तो जो भी, तो यहाँ पे आर वेरी करेगा, डिफरेंट वैल्यूज हम आर की यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और जैसे ही जो भी वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज आर की पुट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बदलता जाएगा। हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे 2 वैल्यू ले लिया, रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो 2 जब 4 पाई आ गया, ये 4 पाई सरकमफ्रेंस की वैल्यू है जब हमने रेडियस को 2 कंसिडर किया। अब थोड़ा सा सपोज करो कि रेडियस की वैल्यू को हम 4 कंसिडर करते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द circumference of the circle when we are just going to take the value of radius 4 centimeter, then it will be 4 2 जा 8 पाई। 8 पाई जस्ट डबल हो गया। वो 8 पाई क्या है, 8 पाई सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। जब रेडियस को हमने 4 लिया, जब रेडियस को हमने 2 लिया था तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू आई थी 2 2 जा 4 पाई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आर को हम डिफरेंट वैल्यूज आर की देते जा रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में सी की यानी सरकमफ्रेंस की डिफरेंट वैल्यूज आती जा रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करेगा, यानी ये सी और आर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए असाइन है, तो इसलिए सी और आर यहाँ पे वेरिएबल है, और 2 पाई आपका कांस्टेंट है। अब देखें, यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। इवन इसके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कर लिया जाए। किसके साथ कॉम्बिनेशन किया जाए, को किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे साइन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनको कहा जाता है। तो इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ आप कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट कर लो, उसके बाद जो चीजें आपको मिलेंगी दैट विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 9x + 4y, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे मैंने देखा 9 और x के बीच में
मल्टीप्लाई का साइन है जो कि हाइड है, और 4 और y के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई और प्लस, दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हमने यूज किया, और ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं लिखता x प्लस वाई, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता था कि सर x और y में कोई कांस्टेंट तो है नहीं, और डिफिनेशन में आपने लिख रखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ नहीं है तो कॉम्बिनेशन की बात कहाँ है। एक्चुअली यहाँ भी कांस्टेंट है x के साथ और y के साथ भी, और वो है 1, बिकॉज 1 से किसी भी वेरिएबल की बात करो या किसी भी कांस्टेंट की बात करो, अगर 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। इस वजह से आप यहाँ भी सोच सकते हो कि x के साथ 1 है और y के साथ भी 1 है, मीन्स यहाँ भी देखो x और y ये सेपरेट भी आप कर लोगे ना तब भी इनके साथ 1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई के साथ होता है। तो इस तरीके से x प्लस वाई जिसमें कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा है और ना होते हुए भी वो होता ही है, इसलिए इसको भी आप क्या बोल सकते हो कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लियर हो गया। अब टर्म्स की बात करते हैं, क्या होता है टर्म्स। द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अगर हम कहें कि ये 4x मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये 4x अपने आप में टर्म्स है। मैंने यहाँ पे लिखा द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए 4x प्लस 9y प्लस 10z, ऐसे मैंने लिख रखा है। अब इसको सेपरेट मैंने कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा के रखा है, अब सेपरेट कर रहा हूं, ये 4x 9y 10z ये मैंने सेपरेट कर लिया। तो टर्म्स की डिफिनेशन अगर देखेंगे तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करोगे तो आप बोल सकते हो कि ये 4x प्लस 9y माइनस 10z ये जो दिख रहा है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में हैं और कनेक्ट हैं किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सारी चीजों से कनेक्ट है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सेवरल पार्ट्स में से, सेवरल पार्ट्स का मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स में से आप प्लस या माइनस जो साइन लगा है वहां से जो भी चीजें सेपरेट करके मिलेंगी आपको वही आपका टर्म्स होगा। अब यहाँ पे देखो हमने प्लस साइन से इसको सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, तो आपको मिला 4x, तो ये 4x क्या है, टर्म है। अगर 9y की बात करें ये भी सेपरेट कर लिया, 9y क्या है, टर्म है। 10z क्या है, वो टर्म है। अब जो टर्म्स आपके होते हैं ना, उन टर्म्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, एक आपका वेरिएबल पार्ट होता है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, उसी न्यूमेरिकल पार्ट को कोफिशिएंट बोला जाता है। CIENT, कोफिशिएंट। तो क्या होता है कोफिशिएंट, किसी भी टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट जो होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो आपका बचता है वो होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 टर्म है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2y इस तरीके से लिखा हुआ होता, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं और 2 टर्म्स भी बोल सकते हो इसमें, बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म्स है जो कि सेपरेट नहीं है, प्लस साइन के साथ इसमें लिखा हुआ है। आगे इरेज करता हूं, ऊपर से लिखता हूं, बिकॉज प्लेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, ऊपर से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यस, अब यहां से देखें, जैसे अभी टर्म्स के बारे में हमने बात करी कि टर्म्स क्या होता है, जब प्लस या माइनस साइन से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप सेपरेट करते हो तो जो चीजें मिलती हैं वो टर्म्स होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखा है, जैसे 4 प्लस 9x माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 3/8xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ मैं प्लस माइनस साइन के साथ इसको सेपरेट कर रहा हूँ। जैसे पहला पार्ट अगर बोला जाए तो ये 4 हो गया, दूसरा आपका हो गया 9x, और 9x के साथ भी यहाँ पे प्लस हाइड है, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, फिर कॉमा करके रखा मैंने और ये लिख लिया माइनस 5x स्क्वायर वाई, माइनस के साथ इसको मैंने सेपरेट कर लिया। फिर अगला 3/8xy, ये देखिए प्लस साइन के साथ इसको मैंने सेपरेट कर लिया, तो इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 टर्म्स वाला आपका एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो देखिए जब सिंगल टर्म होता है, मान लीजिए सिर्फ अगर मैं 9x की बात करूं तो ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये भी 9 और x ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब
कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होता है तो उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ ये अपने आप में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कैसा टर्म है? सिंगल टर्म है, सिर्फ एक टर्म इसमें है। तो एक टर्म वाले का एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है मोनोमियल। तो मोनोमियल वाले में अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं कि 9x, तो सिंगल टर्म अगर रहेगा तो उसको बोला जाएगा मोनोमियल। अगर मैं इस तरीके से लिख रखा होता x² प्लस x, तो यहाँ भी देखिए x स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में है जो कि हाइड है, वो हमेशा होता है x के साथ भी। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में है, साथ में प्लस साइंस अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको 2 टर्म्स मिलेंगे। सो व्हेन एवर वी विल टॉक अबाउट 2 टर्म्स, तो उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, वो है बाइनोमियल। तो यहाँ पे अगर बाइनोमियल की बात करी जाए तो आप लिख सकते हो x² प्लस x, और सिर्फ x² प्लस x नहीं, 2 टर्म्स वाली कोई भी चीजें अगर होंगी तो उनको आप बोलोगे बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल की बात आएगी उसी तरीके से, जैसे हमने लिख लिया 9x² प्लस 5x प्लस z, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें 3 टर्म्स हैं, प्लस से इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो आपको 3 टर्म्स मिलेगा, और 3 टर्म्स वाले को बोला जाता है ट्राइनोमियल। तो अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उनको पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। इवन आप सिंगल टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, डबल टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, 3 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, और साथ में 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तब भी उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब कुल मिला के क्वेश्चन दिमाग में एक घूमना चाहिए कि पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डिफिनेशन है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉलिनोमियल की डिफिनेशन, इट इज चेन ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स का चेन होता है, लेकिन एक साथ में कंडीशन और होती है। वो कंडीशन क्या है? जैसे यहाँ पे देखा हमने कि ये चेन ऑफ टर्म्स ही तो है जो प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट होता चला जा रहा है। तो ये जो चेन ऑफ टर्म्स आपको मिल रही है ना, यही चेन ऑफ टर्म्स आपका पॉलिनोमियल होता है। बट अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कंडीशन क्या है? इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, या जो कनेक्ट कर करके टर्म्स को आप जोड़ते चले जा रहे हो, जिनको हम पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, उनमें जो भी इन्वॉल्व्ड वेरिएबल होगा, उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे मस्ट हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। उनका पावर जो होगा, उनके ये देखिए, ये जैसे 2 पावर है, तो उनका जो वेरिएबल का जो भी पावर होगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव है तो ही उसको आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल। यस, अभी जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, उस पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और भी चीजों के बारे में बात करनी है, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वी शुड नो अबाउट द डिग्री, बिकॉज डिग्री की भी वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले समझते हैं डिग्री क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो देखिए, आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है वो 2 तरीके से बनता है, या तो 1 वेरिएबल में बन सकता है या 2 और मोर वेरिएबल्स में बन सकता है। तो दोनों ही कंडीशन मैंने अलग अलग लिख रखी है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो 1 वेरिएबल में होगा तब के लिए क्या कंडीशन होती है, और जब आपका पॉलिनोमियल 2 या मोर वेरिएबल्स के लिए होगा तब के लिए क्या कंडीशन होती है, उन दोनों को देखते हैं। तो जब आपका 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है 2x प्लस 3 या 4y² प्लस 3y 2y प्लस 5, तो इसमें देखेंगे सिर्फ x है 1 वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल आपको जो दिख रहा है ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अगर 4x² प्लस 3y 2y प्लस 5 की बात करें तो इसमें y एक ही प्रकार का वेरिएबल है, तो इसको भी बोलेंगे 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। लास्ट वाले को देखेंगे x, इसमें भी क्या है? एक ही प्रकार का एक ही प्रकार का वेरिएबल है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? 1 वेरिएबल वाला ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ मैंने लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस पूरे पॉलिनोमियल को पहले आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर देखो कि जो वेरिएबल आपका है उसमें हाईएस्ट पावर किसकी है। तो जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। दूसरा देखते हैं 4y² प्लस 3y 2y प्लस 5। अगर इस पॉलिनोमियल की बात करी जाए, दिस पॉलिनोमियल इज इन y में ये पॉलिनोमियल है, और मैक्सिमम पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 2 है। यहाँ पे देखें y की हाईएस्ट पावर 2, इसलिए डिग्री इसकी 2 हो गई। लास्ट वाले को देखें
3x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 1 अगर ये है तो इसमें देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए इसकी डिग्री 4 हो गई। तो ये तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन द पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर पॉलिनोमियल आपका दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में आ जाता है तब के लिए क्या कंडीशन होती है? इन द केस ऑफ टू और मोर वेरिएबल, इन द केस ऑफ अ पॉलिनोमियल which have two or more variables, then the sum of the powers of the variables in each term। तो पहले टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। उन टर्म्स को सेपरेट करने के बाद जो भी आपका, इसको पहले रीड करते हैं फिर देखते हैं। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन विल बी डिग्री। तो पहले उसके टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। टर्म्स को सेपरेट करने के बाद उन सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करते हैं और जो मैक्सिमम पावर जिस टर्म की आ जाती है उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया 7x³ माइनस 5x² प्लस 3xy। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, ये टू वेरिएबल में है। उन दोनों वेरिएबल्स का नाम क्या है? एक तो x है, एक y है। तो अब कैसे पता करेंगे इसकी डिग्री क्या है? अगर देखने से आपको लग रहा होगा तो मैक्सिमम पावर तो आपको 3 दिख रहा है, बट 3 इज नॉट योर डिग्री। डिग्री 3 नहीं होगी। कैसे नहीं होगी भी आपको बता रहा हूँ। अब इसको जैसे हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, सेपरेट किया तो ये आपको मिल गया 7x³, फिर आपको मिल गया 5x²y² और फाइनली आपको मिल गया 3xy। तो सेपरेट करने के बाद जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके डिग्री को ऐड किया जाता है। जैसे इसमें तो 3 है और एक ही वेरिएबल था तो इसका 3 आपने कंसीडर कर लिया, ये 3 आपका पावर था। अब इन दोनों के पावर्स को ऐड करेंगे तो 2x की पावर है और y की भी पावर 2 है, तो 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये 1 1 2 हो गया। तो अब सारी डिग्री को ऐड करने के बाद जो टर्म्स सेपरेटली जो टर्म्स आपको मिले उनकी डिग्री को ऐड करने के बाद, उनके पावर्स को ऐड करने के बाद जो आपको मैक्सिमम पावर मिल जाए वही आपकी डिग्री होती है। तो इस वाले में हमने देखा कि x² y² में 2 ऐड करने पे 4 आ रहा है, दैट्स वाई इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। और ये पॉलिनोमियल इन x एंड y है। ऐसे ही लास्ट वाला हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है और यहाँ अगर आप डायरेक्ट देखो तो आपको देखने से लग जाएगा मैक्सिमम पावर तो 4 है, बट 4 इसकी डिग्री नहीं होगी। पहले इसको सारे टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद वेरिएबल जितने हैं एक टर्म में उनके पावर्स को ऐड करेंगे। तो इसको जब मैंने सेपरेट किया तो x की पावर 2 था, y की पावर 3 था, तो 2 + 3 आपका हो जाता है 5। और इधर अगर x की पावर ये 5 एक आपको मिल गया। दूसरा अगर देखा जाए x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 1 और 2 ऐड करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 7 उसको लीजिए ही नहीं, x की पावर 4। तो यहाँ पे देखा हमने कि पावर 4 मिला, 3 मिला, 5 मिला, तो मैक्सिमम पावर कौन सी थी? मैक्सिमम पावर 5 थी। दैट्स व्हाई द डिग्री इज गोइंग टू बी 5। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन class of first part of polynomial. In next video we will complete second part of introduction. Fine. So